वास्तु आजकल बहुत चल रहा है, बहुत पुराने समय से भी चलता आ रहा है। तो ये वास्तु की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से आया था ये वास्तु? देखिए, वास्तु की उत्पत्ति तो इंडिया से ही हुई थी। हमारे कई वेदों में भी इसका व्याख्यान है। तो सर ये बताइए कि वास्तु के हिसाब से घर किस तरह से बनवाना चाहिए, यानी कि घर की संरचना हमें किस तरह से करनी चाहिए? घर की संरचना करने के लिए मैं कहूँगा कि ये सबसे पहली चीज़ है एनर्जी। तो अगर कोई भी व्यक्ति प्लॉट खरीद रहे हैं, आज के टाइम लोग प्लॉट कम खरीदते हैं, लेकिन अगर वो प्लॉट खरीद रहा है तो कैसे पहचान सकता है कि भूमि की एनर्जी कैसी है? देखिए, फिर वही बात है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल को पहचानना मुश्किल होगा। उसके कई सारे टेस्ट भी होते हैं और सबसे बड़ी बात ये होती है, एक वास्तु एक्सपर्ट जब जाता है ना, अपनी खुद की एक एनर्जी पोजेस करता है। हेलो वीवर्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे गुरप्रीत सर का। हेलो सर। हेलो जी, थैंक यू। आप इनसे पहले भी मिल चुके हैं। ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, साथ ही साथ ये वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट भी हैं। तो आज हमने गुरप्रीत सर को फिर से इनवाइट किया है। पास्ट लाइफ के ऊपर तो हम इनसे बहुत बार बात कर चुके हैं। इस बार बात करेंगे हम वास्तु के बारे में। कहाँ से आया वास्तु और कैसा होना चाहिए वास्तु, जो कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि, जो चीजें हम चाहते हैं उस हिसाब से हमें मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। हेलो सर। हेलो जी। आप बताइए हमारे ऑडियंस को कि वास्तु आजकल बहुत चल रहा है, बहुत पुराने समय से भी चलता आ रहा है। तो ये वास्तु की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से आया था ये वास्तु? देखिए, वास्तु की उत्पत्ति तो इंडिया से ही हुई थी। ये तो कहना पड़ेगा कि भारतवर्ष में ही हमारे कई वेदों में भी इसका व्याख्यान है। जैसे अथर्ववेद है, अथर्ववेद में इसके बारे में बताया गया है। विष्णु पुराण है, स्कंद पुराण है, मत्स्य पुराण है। ऐसे कई सारे वेद हैं, ऐसे कई सारे पुराण हैं जिनमें इन इसके बारे में विस्तार में बताया गया है। अब कुछ हिस्सा अथर्ववेद में से ले लिया, कुछ विष्णु पुराण में से ले लिया, कुछ स्कंद पुराण में से ले लिया, कुछ मत्स्य पुराण में से ले लिया। तो ये हर चीज़ में से हर हर पुराण में से लेकर उसको एक अलग से एक स्टडी बना दी गई। तो इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। इसके पीछे महादेव, भगवान महादेव का बहुत बड़ा रोल है। आपने कहा कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, जी। तो बताइए क्या कहानी है? लोग बहुत एक्साइटेड होंगे कि क्या कहानी है वास्तु के पीछे। हुँ। देखिए, हमने बहुत बार जब भी हम वास्तु की बात सुनते हैं तो हम वास्तु पुरुष की बात भी करते हैं, ठीक है? एक एक ग्राफ सा हमारे सामने आ जाता है जिसमें कि हम देखते हैं कि एक एक मनुष्य है जो कि उल्टा लेटा हुआ है, ठीक है? और वो मनुष्य आया कहाँ से? वो कैसे उत्पन्न हुआ? तो इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है जिसका उल्लेख जो है वो मत्स्य पुराण से मिलता है। तो इसकी कहानी इस प्रकार है कि एक बार अंधकासुर और महादेव के बीच में बहुत युद्ध होता है। तो जो वो युद्ध हो रहा होता है उस दौरान महादेव के पसीने की जो बूंदें होती हैं, उनमें से कुछ बूंदें जो है वो पृथ्वी पे गिरती हैं। उसी पसीने से एक विचित्र से प्राणी का जो है जन्म होता है। अब वो जो प्राणी होता है वो बहुत ही ज़्यादा भूख प्यास से तड़प रहा होता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि एक जब वॉर चल रही होगी तो उस दौरान क्या होगा कि आपकी एनर्जी बहुत एग्जॉस्ट होती है और जो पसीना निकला है वो एक एग्जॉस्टिव पसीना निकला है। कितना ज़बरदस्त युद्ध रहा होगा। अब उस दौरान क्या हुआ कि वो प्राणी जो था वो भूख प्यास से मर रहा था। तो उसने देखा कि चारों ओर ना खून ही खून है। तो उसने उस खून का यानी कि रक्तपान करना शुरू किया, यानी कि खून को पीना शुरू किया। अब वो जो खून पीता रहा, ठीक है, तो उसकी भूख खत्म तो हो नहीं रही थी, पर उसे लग रहा था कि मैं कुछ पी रहा हूँ, कुछ खा रहा हूँ, कुछ पी रहा हूँ, मेरे अंदर एनर्जी जा रही है। पर सारा का सारा जितना भी रक्त बहा हुआ था, सारा का सारा पीने के बाद भी उसे ये लगा कि मैं तो अभी भी एग्ज़ॉस्टेड हूँ, मैं तो अभी भी अपने आप को तृप्त नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसे में उसने क्या किया, उसे मालूम था कि मेरी उत्पत्ति तो महादेव के पसीने से हुई है, ठीक है? हूँ तो मैं महादेव का ही अंश, तो फिर क्यों ना मैं महादेव से इसके बारे में पूछूँ। तो उसने क्या किया कि उस विचित्र प्राणी ने महादेव की तपस्या शुरू की। तो हमारे भोलेनाथ जो है वो तो बड़ी जल्दी मान जाते हैं। तो वो जब प्रकट हुए तो उन्होंने आकर मुझसे पूछा कि हाँ, बताओ क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि महादेव, मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत प्यासा हूँ, मुझे और रक्तपान करना है। तो क्या मैं धरती पे जो प्राणी रहते हैं उनका भी रक्तपान कर सकता हूँ? अब भोलेनाथ ने तो उस समय कह दिया तथास्तु, पर ये कैसे हो सकता है?
तो क्या हुआ कि वो जो विचित्र प्राणी था वो धरती पर आता है और सबको मार काट कर बस उनका रक्त पीना चाहता है। पर ये हमारे देवी देवता जो है वो अलाउ नहीं करते। अब ये मत सोचिए कि देवी देवता जो है वो उनसे ज़्यादा पावरफुल है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, देवी देवता उस समय उनको रोक सकते थे, तो उनको रोकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उनको पीछे से यानी कि सर से यहाँ से पकड़ के उनको ज़मीन पे लगा देते हैं, दबा देते हैं अच्छे से, ठीक है? और वो जो आप उल्टा प्राणी देखते हैं, वो उसी प्रकार दबाया जाता है जिस प्रकार से हम वास्तु पुरुष में अपनी लैंड को देखते हैं कि उसमें नॉर्थ ईस्ट में सर है। तो ये जो हम देखते हैं वो चीज़ थी कि देवताओं ने उनको दबा दिया था। यानी कि जो जिस डायरेक्शन में वो पुरुष धरती पे गिरा, जी। उसी तरह से दिशाओं को निर्धारित किया गया। जी, बिल्कुल, उन्हीं दिशाओं से चीज़ों को निर्धारित किया गया। अब जब उनको दबा दिया गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि वो प्राणी अब बना किससे था? महादेव का अंश था, तो उसे हरा तो सकते नहीं थे। और उसे दबाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर वो उसको पीछे से आके दबाते नहीं, तो वो तो देवताओं का रक्त भी पी लेता, ठीक है? तो इसलिए पीछे से अटैक किया गया था। अब जब उनको दबा दिया गया तो फिर उनको समझाने की कोशिश की गई कि देखिए रक्त पीने से आपकी भूख कभी भी पूरी नहीं होगी। तो वो प्राणी कहता है कि पर मुझे तो अपनी भूख पूरी करनी है, तो मैं इसमें क्या करूँ? तो ऐसे में जो वो देवतागण थे, अब पहली बात तो ये कि 45 देवी देवता माने जाते हैं, पर एक्चुअली उसमें 45 नहीं थे। उसमें 27 देवता थे और 18 राक्षसगण थे, अच्छा। जिन्होंने मिलकर उनको काबू में रख के ऐसे नीचे दबाया था। क्योंकि सिर्फ सर नहीं दबाया था, पूरी बॉडी को दबाया गया था। तो जैसे हम वास्तु पुरुष को देखते हैं, वो दबाने का मकसद क्या है कि उसमें कुछ कोना देवताओं के पास है, कुछ कोना जो है वो राक्षसों के पास भी है। अच्छा। इसीलिए किसी नहीं तो अगर देखो हर चारों तरफ ही अगर देवता होते, तो ये क्यों माना जाता है कि ये डायरेक्शन अच्छी है, ये डायरेक्शन बुरी है, ठीक है? जो पॉजिटिव एनर्जी वो इस डायरेक्शन से एंट्री से आती है, तो फिर एंट्री तो कहीं से भी हो सकती थी। खैर हम एंट्रीज़ पे बाद में बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे उनको दबाकर उनको समझाया जाता है कि ये जो धरती जो है ये 5 एलिमेंट से बनी। तो जो पुरुष, जो कोई इंसान भी इन 5 एलिमेंट्स और डायरेक्शंस का ध्यान नहीं रखेगा, जो भी वास्तु को स्वीकार नहीं करेगा, अपनी ज़िंदगी में एप्लीकेबल नहीं करेगा, वो सुख समृद्धि नहीं पाएगा। उसके घर में रोग आ जाएगा, मृत्यु का वास होगा, वो हर तरह से परेशान होगा। यानी कि वो अब आपका भोजन बनेगा। इसीलिए कहा जाता है कि वास्तु को अपनाना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए ना, जितने भी पुराने मंदिर हैं, वो वास्तु अनुसार बने हैं। हाँ जी। ठीक है? हम जो सन टेम्पल कहते हैं, कोणार्क, ठीक है? सूर्य मंदिर, तो वो भी वास्तु अनुसार बना हुआ है। ठीक है? अजंता एलोरा की जो केव्स हैं, वो भी वास्तु के अनुसार बनी हुई है। ठीक है? पुराने जो बहुत पुराने घर देखे जाते हैं, वो सब वास्तु के अनुसार बने हुए हैं। हाँ, तभी हमारे ट्राइबेट से भी वास्तव में कहा जाता है कि खुला स्थान रखना चाहिए। तो पुराने मकान ऐसे ही बने होते थे। पहले आँगन होता था खुला और चारों तरफ मकान ऊपर मकान होते थे। और उसमें भी डायरेक्शन होती है कि इस डायरेक्शन में हम खुलापन रखेंगे, ओपन स्पेस रखेंगे और इस डायरेक्शन को बिल्कुल भी ओपन नहीं छोड़ेंगे। इस डायरेक्शन पे हम ज़्यादा से ज़्यादा वज़न रखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल उस ज़माने में क्या होता था कि जो मकान बनाए जाते थे वो खेतों के बीच में बनाए जाते थे। तो जितना भारी सामान होता है जैसे हल हो गया, ऐसी चीज़ें हो गई, उनको साउथ डायरेक्शन में रखा जाता था ताकि भारीपन रहे, साउथ डायरेक्शन भारी रहे। ठीक है, तो वो चलो डायरेक्शन पे हम बाद में आएँगे, पर एक्चुअली जो आप जानना चाहती थी कि ये कॉन्सेप्ट या फिर ये जो वास्तु पुरुष से कहाँ से आया? तो वो जो कहानी थी वो ये थी। अब इसमें मैंने जैसा आपको बताया कि इसमें टोटल 45 देवी-देवता माने जाते हैं, पर इसमें 27 देवी-देवता थे और 18 जो थे वो राक्षसगण थे। तो जिसने जहाँ से उस वास्तु पुरुष को दबाया था, वो डायरेक्शन उसे इस हिसाब से अलॉट हुई। तो फिर वास्तु में दिशाओं का निर्धारण कैसे किया गया? देखिए, दिशाएँ जो हैं वो तो जैसे हम आज की डेट में मानते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ठीक है? हर दिशा के जो है अपने-अपने एक कहते हैं ना कि खूबियाँ हैं, हाँ जी। ठीक है? हर किसी के अपने-अपने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। कौन-सी चीज़ किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, ओपन स्पेस कहाँ होना चाहिए, बंद स्पेस कहाँ होना चाहिए, अग्निकोण कहाँ हो सकता है, जल कहाँ हो सकता है, खुला स्पेस कहाँ होना ज़रूरी है। जैसे ब्रह्म स्थान माना जाता है कि उसे खुला होना बहुत ज़रूरी है।
कैसी-कैसी चीज़ें घर के अंदर होनी चाहिए, कैसी-कैसी चीज़ें घर के बाहर होनी चाहिए। तो ये सब कुछ जो है वो डायरेक्शंस पे बेस होता है। मेन डायरेक्शंस उसकी 4 है। 4 को अगर हम आगे सेग्रीगेट करते हैं तो 16 बन जाता है। 16 को और सेग्रीगेट करते हैं तो 32 बन जाती है। तो मतलब उस सब के लिए हर एक कोना जो है वो निर्धारित किया गया है। तो ये देवताओं के बेसिस पे कौन-सा अग्निकोण बनेगा, कहाँ पर क्योंकि हाइट ज़्यादा होनी चाहिए, कहाँ पर हाइट कम होनी चाहिए, कहाँ पर भारीपन होना चाहिए, कहाँ पर हल्कापन होना चाहिए, कहाँ पर ओपन स्पेस होना चाहिए, कहाँ पर बिल्कुल ब्लॉक होना चाहिए, कहाँ पर वॉशरूम होना चाहिए, कहाँ पर बेडरूम होना चाहिए, बेडरूम की डायरेक्शन किस हिसाब से होनी चाहिए। तो सर ये बताइए कि वास्तु के हिसाब से घर किस तरह से बनवाना चाहिए? यानी कि घर की संरचना हमें किस तरह से करनी चाहिए? घर की संरचना करने के लिए मैं कहूँगा कि सबसे पहली चीज़ है एनर्जी। तो संरचना इस हिसाब से होनी चाहिए ताकि घर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी रह सके। नेगेटिव एनर्जी घर के बाहर ही रहे। इसके अलावा जो दिशाएँ हैं, जिस चीज़ के लिए बनाई गई है, जिस चीज़ के लिए निर्धारित की गई है, उसी दिशा के हिसाब से आप अपनी चीज़ों को कर रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल किचन अगर बोला गया अग्निकोण जो है साउथ ईस्ट है, तो दिशा कौन-सी होगी साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में ही किचन होनी चाहिए, ठीक है? इसके बारे में आगे विस्तार में और बात करेंगे। उसके अलावा जो पंच तत्व होते हैं, यानी कि जो हमारे 5 तत्व हैं जैसे कि धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश, हाँ जी। ठीक है? उनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस कैसे होना? देखिए ब्रह्म स्थान को हमेशा घर का सेंटर प्लेस माना जाता है। यानी कि वो ओपन स्पेस होना चाहिए। यानी कि वो हो सकता है कि घर का सबसे खुला एरिया हो, ऊँचा एरिया हो, ऐसा हो सकता है। हुँ। तो हमें वो ओपननेस कहाँ ओपननेस होनी चाहिए, कहाँ क्लोज़ होना चाहिए, कहाँ पर कौन-सा एलिमेंट होना ज़रूरी है, कहाँ पर कई बार तो ऐसा भी किया जाता है कि आप ज़मीन में ये एलिमेंट को दबाइए। वो स्पेशली इसीलिए कहा जाता है ताकि वो उस एलिमेंट का अगर अभाव है, तो वो पूरा हो जाए। तो अगर हम इन 3 चीज़ों को मिलाकर संरचना करें, सबसे बड़ी बात है कि घर के आस-पास खंभा वगैरह ना हो, मंदिर ना हो, ऐसी चीज़ें ना हो। अब मंदिर से आप सोच सकते हैं कि अंदर के वास्तु तो लोग कहते हैं कि हमारे आस-पास धार्मिक जगहों का अच्छा रहता है। उसके बारे में हम अलग से इस पूरी पूरी बात करेंगे। तो संरचना में बेसिकली देखा जाता है कि एनर्जी कैसी है, पॉजिटिव एनर्जी अंदर रहे, बाहर नेगेटिव एनर्जी रहे। मतलब नेगेटिव एनर्जी आपके आस-पास वैसे तो नहीं होनी चाहिए, बट अगर हो भी तो घर के बाहर ही रहे। इसके अलावा एलिमेंट्स जो हैं वो 5 एलिमेंट जो है वो पूरी तरह से हर जगह पे होने चाहिए जो वो होने चाहिए। इसके अलावा जो दिशाएँ जिस चीज़ के लिए निर्धारित की गई उस हिसाब से आपका घर बना हो। तो अगर ऐसा होता है तो आपके घर में सुख समृद्धि, शांति हर तरह से सुख सुविधाएँ हर तरह की रहेंगी। यहाँ हम बात करते हैं सारी दिशाओं के बारे में कि दिशाएँ जैसे आपने कहा कि दिशाओं के हिसाब से हमें चीज़ें करनी चाहिए। तो हम ह थोड़ा-थोड़ा-सा बताने की कोशिश करेंगे ऑडियंस को कि खुद से लोग जान पाएँ कि उनके लिए कौन-सी दिशा में क्या सामान रखना सही है। देखिए अगर हम डायरेक्शंस की बात करें तो मोटे-मोटे तौर पे 4 मेजर डायरेक्शंस हैं, ठीक है? अब नॉर्थ दिशा को माना जाता है मनी और अपॉर्च्युनिटी के लिए। जब कभी भी आप बिज़नेस की बात देख लीजिए, ठीक है? अगर बिज़नेस किया जाता है, तो माना ये जाता है कि आपका जो फेसिंग है, वो नॉर्थ फेसिंग होनी चाहिए। आप नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठिए, उससे आपको ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। अब इसका ना एक छोटा-सा मैं पहलू बताता हूँ आपको। अब एक चीज़ को नोटिस कीजिएगा, सन राइज़ेज़ फ्रॉम द ईस्ट, ये कहा जाता है, पर एक्चुअली सन राइज़ेज़ फ्रॉम द ईस्ट ये लंदन के हिसाब से, जीएमटी के हिसाब से। हमारे लिए, हम इंडियंस के लिए हमारा सन जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से राइज़ करता है, ठीक है? तो जब वो राइज़ करता है तो अब देखिए धरती तो घूम रही है, ठीक है? तो क्या हुआ नॉर्थ ईस्ट से राइज़ किया, उसके बाद कुछ समय वो ईस्ट में आया, फिर उसके बाद वो ज़्यादातर समय नॉर्थ साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट और फिर वेस्ट पे चला जाता है, फिर वो चला जाता है सनसेट हो जाता है। यानी कि नॉर्थ की तरफ सबसे कम रहता है। जब नॉर्थ की तरफ सबसे कम रहेगा तो क्या होता है आप इंडिया में क्या है कि जितना भी ठंडा एरिया है ना, वो नॉर्थ इंडिया में है ज़्यादातर। बीच-बीच में और भी हिल स्टेशंस हैं, पर ज़्यादा हम बात करते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो ज़्यादातर प्लेन एरिया में आता है, राइट? अब क्या होता है गर्मी यहाँ खूब पड़ती है, ठीक है? अब कभी कोई ग्राहक आता है ना, तो किसी दुकान पे खड़ा होकर, तो जब साउथ की तरफ होगा तो क्या होगा कि उसको हर वक़्त धूप पड़ती रहेगी। वो उस दुकान पे ज़्यादातर खड़ा नहीं होगा। बात को समझ रही हैं आप? मान लीजिए कि एक ये दुकान है और एक ये दुकान है,
इस दुकान पे यहाँ से सनलाइट पड़ रही है। तो यहाँ पर आके जो इंसान खड़ा होगा वो कहेगा कि भाई 2 मिनट 3 मिनट के अंदर अंदर फटाफट मेरे को जो सामान चाहिए दे दो, मैं यहाँ से जाऊँ, क्योंकि यहाँ खड़े खड़े देर भी लग रही है। और वही इंसान अगर इस दुकान पे जाएगा, क्योंकि सन तो इधर है, तो यहाँ से जब पड़ रही है तो यहाँ पर इस तरह उसके छाया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंसान खड़ा है ना, उसको अगर 5 मिनट लग भी जाएंगे ना तो रिलैक्स रहेगा। देख रहा उसे ढूंढ पाएगा, समझ पाएगा कि मुझे इसीलिए कहा जाता है कि नॉर्थ की तरफ अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलेंगी, मनी फ्लो ज़्यादा होगा। उससे क्या होता है कि आपका को जो खड़ा होगा, हो सकता है 4 चीज़ें लेने आया था, 2 चीज़ें और ले जाए, क्योंकि उसके पास टाइम ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वो जल्दबाज़ी नहीं दिखाएगा। जब जल्दबाज़ी नहीं दिखाएगा, आपके मनी आया ना, तो इसीलिए कहा जाता है कि हाँ, नॉर्थ जो है एक दिशा इस काम के लिए बहुत कस्टमर फ्लो रहेगा। हाँ, मनी अपॉर्चुनिटी और क्या चीज़ होती है? कस्टमर आया है तो फिर मनी फ्लो तो रहेगा ही। अब इसके बाद बात करते हैं ईस्ट डायरेक्शन की। तो देखिए, ईस्ट डायरेक्शन जो होती है वो सोशल एसोसिएशन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर आप ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं तो आपका सोशल एंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ता है। आप देखिएगा ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जितने भी पॉडकास्ट होते हैं, आप जाने में अनजाने में किसी ने नोटिस किया हो ना किया हो, ज़्यादातर उनका फेसिंग जो है ईस्ट की तरफ आ जाता होगा। ठीक है, क्योंकि वो जब पॉडकास्ट शूट हो रहा है तो इसका मतलब वो सोशल एंगेजमेंट के लिए शूट हो रहा है। जितने भी स्टेज बनते हैं वो ईस्ट की तरफ फेसिंग हो जाते हैं, और ईस्ट की तरफ भी आप मान के चलिए कि धूप कम कम रहती है, क्योंकि सन जब ऐसे नॉर्थ ईस्ट से घूमते हुए जाएगा ज़्यादातर वो साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट ऐसे रहता है। तो मेजर पार्ट जो होता है ना वही दोपहर का, वो साउथ का रहता है। इसीलिए ईस्ट डायरेक्शन में भी आपकी सोशल एंगेजमेंट ज़्यादा होती है। जितने भी सोशल रिलेटेड काम होते हैं, सोसाइटी रिलेटेड काम होते हैं, वो ईस्ट डायरेक्शन में ज़्यादा होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं साउथ डायरेक्शन के बारे में। अब साउथ डायरेक्शन जो है ना, आप नोटिस कीजिए, इंडिया में देख लेते हैं, ठीक है? हम अगर केरला जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, तो हम बहुत ग्रीनरी देखते हैं, ठीक है? पानी बहुत है वहाँ पर, ग्रीनरी बहुत है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर लोग रिलैक्स होने जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, शादी होती है तो हॉलिडे डेस्टिनेशन क्या उनका, या तो केरला है, लक्षद्वीप है, या फिर मालदीव्स या फिर मॉरिशस साइड चले जाते हैं। तो वो क्या है, साउथ डायरेक्शन पड़ रही है। ठीक है, हम नॉर्थ इंडियंस के हिसाब से साउथ डायरेक्शन पड़ रही है। तो वो रिलैक्सेशन के लिए कह लीजिए, एक फ़िल्म के लिए कह लीजिए, आप वहाँ पर देखिए कि ग्लिटरिंग बहुत होता है काम। आप साउथ की मूवीज़ देखते हैं, उसमें कितना ज़्यादा वो ग्लिटरिंग करके दिखाते हैं, कितना चमकीला दिखाते हैं हर चीज़ को। तो वहाँ पर ग्लिटरिंग बहुत होती है, वहाँ पर फेम बहुत होता है। जितना आप साउथ में जाएँगे, वहाँ पर उतना ही ज़्यादा आपको फेम दिखेगा। आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, दिल्ली की बात करते हैं, ठीक है? मुझे लगता है दिल्ली का सबसे जो पॉश एरिया है ना, वो साउथ सॉरी, नो, सब नहीं। उसी तरह से जो मूवीज़ का है, अब देखिए एक बात को सोचिए, बॉलीवुड तो कब से चला आ रहा है, पर क्या कभी भी साउथ की जो मूवीज़ थी, हुँ, पर क्या कभी भी साउथ की जो मूवीज़ थी, उन्होंने सरेंडर किया? वो हमेशा से अपने आप में बहुत सक्सेसफुल रही। बहुत बड़ी इंडस्ट्री रही है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो कहते हैं कि सबसे बड़े सुपरस्टार रजनीकांत, वो भी साउथ से ही आते हैं। तो फेम कहाँ है सबसे ज़्यादा? साउथ में है। जी। तो इसलिए अगर फेम पाना चाहते हैं तो साउथ इज़ द बेस्ट प्लेस। और कहा जाता है कि सोने के टाइम पे, मैं इक्वेटर के ऊपर के लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, सोने के समय पे भी आपका सर साउथ की तरफ होना चाहिए, तभी आपको रिलैक्स नींद आती। ठीक है? तो मैंने क्या कहा था, साउथ डायरेक्शन इज़ फॉर रिलैक्सेशन एंड फॉर फेम। ठीक है? और वेस्ट, आपने वेस्ट की बात की तो वेस्ट के बारे में बात करते हैं, तो गेन और प्रॉफिट की बात है। जितना भी गेन और प्रॉफिट होता है वो वेस्ट डायरेक्शन में ज़्यादा होता है। आप वेस्ट में अगर आपका अ, जैसे गोडाउन होता है, ठीक है? तो आपका क्या है कि माल रखा हुआ है, पर उसका इनफ्लो आउटफ्लो दोनों चलता जा रहा है। अगर इनफ्लो आउटफ्लो चल रहा है, इसका मतलब आपका बिज़नेस वर्किंग में है। ठीक है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि माल रखे रखो तो प्रॉफिट आ जाएगा, नहीं आएगा। और अगर माल है ही नहीं, तो फिर बेच क्या रहे हो भैया? फिर प्रॉफिट कहाँ से आएगा? तो इनफ्लो आउटफ्लो अगर आपको बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो वेस्ट डायरेक्शन सबसे बेस्ट मानी जाती है। ठीक है? तो हर डायरेक्शन का अपना-अपना एक रोल है। तो अगर आपको गेन या फिर प्रॉफिट की बात करनी है तो उसके लिए वेस्ट डायरेक्शन देखी जाती है। यानी कि कोई भी डायरेक्शन खराब नहीं है।
सिर्फ उनके रोल अलग-अलग बँटे हुए हैं। ओके। मुझे आपने जैसे बताया तो बहुत अच्छे से समझ में आया कि नॉर्थ डायरेक्शन हमारे लिए जो क्या है, मनी के लिए हो गई, ईस्ट हमारी सोशल एरिना को दिखाती है, साउथ हमारा जो है रिलैक्सेशन को दिखा रहा है और वेस्ट हमारा गेन्स एंड प्रॉफिट को दिखा रहा है। जी, डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि ऑडियंस को भी समझ में आया होगा कि ये 4 डायरेक्शंस हमें क्या-क्या चीज़ें दिखा रही हैं। सबसे बड़ी बात मैं एक एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। देखिए क्या होता है, डायरेक्शंस की इन्फॉर्मेशन तो आपको शायद गूगल से भी मिल जाएगी, ठीक है? सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब ये प्लॉट लिया जाता है ना, मकान बनाने के लिए, तो सबसे पहले तो वो मकान ही बनता है, घर बाद में बनता है। बिल्कुल, ठीक है। अब जिसको घर के पर्पज़ से लेना है ना, कि मुझे यहाँ पे अपनी फैमिली को रखना है, मेरी फैमिली यहाँ रहेगी, मैं यहाँ रहूँगा। सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी क्या होता है कि उस भूमि की एनर्जी के, ठीक है? अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बोला कि डायरेक्शंस की इन्फॉर्मेशन तो आपको गूगल से मिल जाएगी। पर गूगल क्या कर रहा है? वो तो आपको बता रहा है ये साउथ ईस्ट में ये रख लो, नॉर्थ ईस्ट में ये रख लो, सब नॉर्थ वेस्ट में ये रख लो, नॉर्थ में ऐसा कर लो, साउथ में ऐसा कर लो, वेस्ट में ऐसा कर लो। वो ये बता रहा है। पर क्या कोई आपको बता सकता है कि जो आप प्लॉट ले रहे हैं, उसकी एनर्जी कैसी है? इसीलिए कहा जाता है कि एक वास्तु एक्सपर्ट को बुलाने से बताएगा वो भी आपको डायरेक्शंस ही, पर कम से कम वो आने के बाद आपको उस भूमि की एनर्जी के बारे में बताएगा। उसके उसकी मिट्टी के बारे में बताएगा। इसके अंदर क्या अच्छा और क्या बुरा हो सकता है, वो बताएगा। और अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके भी हर चीज़ के उपाय होते हैं। अब एक बात सोचिए ना, एक इंसान है, वो भी तो पंच तत्वों से बना है ना। जब एक इंसान को खाँसी लगती है, तो उसका भी इलाज है। जब एक इंसान के कहीं पे भी दर्द होता है या फिर मान लीजिए कि उसको हार्ट प्रॉब्लम होती है, तो उसका भी इलाज है। तो हर चीज़ का इलाज है। इसलिए अगर धरती की ऊर्जा कहीं पर नकारात्मक लग रही है और उसके ऊपर आप मकान बना रहे हैं सही डायरेक्शंस के साथ, तो वो अगर 100% आपको रिज़ल्ट मिलना चाहिए तो मुश्किल से 50% मिलेगा। पर अगर वास्तु एक्सपर्ट सच में आपके लिए ये बता सके उसकी एनर्जी कैसी है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, तो उससे आपको अगर 100% ना भी मिले, तो कम से कम 80 टू 90% के रेंज में आप आ जाते हैं और आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति प्लॉट खरीद रहा है, आज के टाइम पे लोग प्लॉट कम खरीदते हैं, लेकिन अगर वो प्लॉट खरीद खरीद रहा है, तो कैसे पहचान सकता है कि भूमि की एनर्जी कैसी है? देखिए, फिर वही बात है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल को पहचानना मुश्किल होगा। उसके कई सारे टेस्ट भी होते हैं और सबसे बड़ी बात ये होती है, एक वास्तु एक्सपर्ट जब जाता है ना, अपनी अपनी खुद की एक एनर्जी पोज़ेस करता है। वो जानता है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ पहुँच के मुझे क्या महसूस हो रहा है। कई बार क्या होता है, हम लोगों को जब हम कभी किसी का वास्तु करने जाते हैं, हमें धक्का-सा लगता है। तो पता चल जाता है नहीं यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है। जैसे कि भक्का-सा लगता है। अब धक्का लगा तो इसका मतलब क्या है कि कुछ नेगेटिव एनर्जी है। अगर नेगेटिव एनर्जी है तो फिर डेफ़िनिटली जो वास्तु एक्सपर्ट होगा वो उसके लिए आपको कोई ना कोई उपाय बताएगा। ऐसे मान लेते हैं कि किसी भी एक लेमैन ने एक प्लॉट लिया, ठीक है? अब वो भी जानना चाहता है कि उसकी एनर्जी कैसी है, तो प्लॉट के सेंटर में आ जाइए। मैं आपको एक बड़ा ही सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, पर ये सिंपल सा तरीका एक ही इस चीज़ का कोई वो पैरामीटर नहीं है, इसमें और बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो मैं आपको एक उसका एक टेस्ट बता रहा हूँ। क्या करते हैं कि आप प्लॉट जो लेते हैं, अगर वो समतल है, बिल्कुल प्लेन है। जैसा होता है ना कई जगह पे नीची ऊंची ज़मीन है, तो पहले आप समतल कर लीजिए अच्छे से, जैसे रोल आउट कर लिया उसको अच्छे से। उसमें एक इतना गहरा, बाजू के बराबर एक गहरा गड्ढा कीजिए, इसमें बिल्कुल सेंटर, ठीक है? हाथ के जितना चौड़ा हो सकता है और इतना गहरा हो सकता है, ठीक है? उतनी मिट्टी निकाल ली आपने। मिट्टी निकालने के बाद उसमें दोबारा पहले उसको अच्छे से ठीक-ठाक करके, उसके अंदर थोड़ा-सा पानी डाल के, ठीक है? फिर उसके बाद उसके अंदर वो मिट्टी भर दीजिए। अब क्या होता है, मिट्टी या तो भरने के बाद अच्छे से दबानी है, ठीक है? तो भरने के बाद या तो हो सकता है कि उसके अंदर गड्ढा-सा पड़ जाए, ठीक है? या बिल्कुल बराबर हो गई और यहाँ थोड़ी-सी मिट्टी बच गई, यानी कि वो उभार-सा आ गया उसके ऊपर। ठीक है? तो अगर तो उभार-सा आ जाता है तो इसका मतलब लैंड बहुत अच्छी, ठीक है? पर ये एक पैरामीटर बताया है, पैरामीटर्स और भी बहुत सारे होते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मिट्टी जो है जितनी खोद के निकाली बाद में वो उतनी भरपाई नहीं होती, हाथ ही रह जाता है, फिर मैंने कहा ना कि गड्ढा-सा बन जाता है, इसका मतलब वो कम पड़ गई। कम पड़ गई। इसका मतलब वो जितना उसने दिया उतना वापस लेने के बाद भी उसको कम ही पड़ गई। तो यानी कि अगर ऐसी है तो वो प्लॉट हमारे लिए ठीक नहीं होगा। अब अगर मकान आप ले चुके हैं, प्लॉट खरीद चुके हैं, तो अब आप क्या करेंगे? एक टेस्ट के बेसिस पे क्या प्लॉट बेच देंगे? ठीक है? प्रॉपर्टी कुछ सस्ती तो आती नहीं।
तो अगर ऐसा कुछ है तो आप प्लीज़ एक वास्तु एक्सपर्ट को ज़रूर बुलाएँ, ताकि वो आपको इसके उपाय बताए। अब मैं आपको उपाय अभी बताने भी लग गया, तो जो उपाय में चीज़ें लगती हैं वो आपको मिलेंगी ही। ओके। ठीक है? और उसके और भी बहुत पैरामीटर्स होते हैं। सिर्फ़ एक टेस्ट फ़ेल होने की वज़ह से हम ये नहीं कह सकते कि जो प्लॉट है वो खराब है। जी, उसके साथ वाला इंसान क्या पता बहुत फल-फूल रहा हो। ठीक है? उसके साथ में जो मकान बना हो वो बहुत फल-फूल रहा हो, तो आप क्यों नहीं फल-फूल सकते? थोड़ी-सी कमी है अगर, तो कोई बात नहीं, इसको पूरा किया जा सकता है। वो एक वास्तु एक्सपर्ट हाँ, इसलिए मकसद डराना नहीं है, सिर्फ़ बताना कि अगर कोई प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम से घबराइए मत, सॉल्यूशन हर चीज़ का है। सिर्फ अवेयरनेस देने का जी। मकसद है हमारी। तो थोड़ा-सा और बताइए कि मुख्य द्वार किस दिशा में होना चाहिए? देखिए, अगर आप प्रवेश द्वार की बात करेंगे, तो प्रवेश द्वार सबसे बेस्ट माना जाता है नॉर्थ डायरेक्शन का, ठीक है? नॉर्थ भी अच्छा है, ईस्ट भी अच्छा है, ठीक है? सबसे बड़ी बात ये है कि जो मुख्य द्वार होता है, वो चौड़ा होना चाहिए, साफ-सुथरा होना चाहिए, वहाँ गंदगी कभी भी नहीं होनी चाहिए। अगर हो सके, अगर पॉसिबल हो, तो उसके आस-पास स्वास्तिक का निशान हो, तो बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है? आप बेलपत्र की माला लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छा माना जाता है। कोशिश कीजिए कि आपके मेन डोर के पास खंबा ना हो, सीढ़ियाँ ना हो, और अगर हैं तो फिर डेफ़िनेटली उसका भी उपाय होगा। बट मैं आपको एक एक आइडियल सिचुएशन बता रहा हूँ कि आइडियली ऐसा होना चाहिए। मुख्य द्वार के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि जो घर के अंदर चीज़ यूज़ होती है वो हमारी किचन है। चाहे वो मेल है या फीमेल है। तो एक बार किचन के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ गाइडेंस दे पाएँ कि किस तरह की किचन होनी चाहिए? ये बात आपने बहुत अच्छी की कि यार सबसे ज़्यादा जो टाइम स्पेंड होता है वो किचन में होता है। आज के डेट में सिर्फ फीमेल्स ही किचन नहीं बनाती हैं, बल्कि मेल्स भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं किचन में। सो दैट्स अनदर गुड थिंग। देखिए, वैसे तो किचन के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन जो मानी जाती है वो साउथ ईस्ट मानी जाती है, और उसमें भी थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, जब आप कुकिंग करते हैं, जब आप गैस पे काम करते हैं, तो उस समय अगर आपका फेस ईस्ट डायरेक्शन की तरफ है, ठीक है, मैंने साउथ ईस्ट का, तो आपके पास 2 कोने आ गए, ईस्ट का भी आ गया और साउथ का भी आ गया। तो अगर आप साउथ ईस्ट में किचन रखते हुए, ईस्ट की तरफ फेस करते हुए किचन बनाते हैं, यानी कि आप कुकिंग करते हैं, तो दैट इज़ अ बेस्ट आइडियल सिचुएशन। नॉर्थ की तरफ, अब किचन का एक नॉर्थ कोना भी होता है, नॉर्थ साइड भी होती है, तो उस तरफ अगर आपका पानी का है कि अब जैसे होता है ना डिश वॉशर वगैरह आपका उस तरफ लगा हुआ है, दैट्स द आइडियल प्लेस। और साउथ वेस्ट कह लीजिए, उस डायरेक्शन में अगर आपके कोई इलेक्ट्रिकल्स हैं, तो वो बेस्ट प्लेस मानी जाती है। ठीक है? पर एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपको कुक-टॉक और पानी, इनको बिल्कुल साथ-साथ में नहीं रखना, क्योंकि उससे फिर नकारात्मक ऊर्जा बनती है। वो अग्निकुंड में समझिए कि आप एकदम से पानी को ले आए हैं, तो फिर क्या होगा? गड़बड़ होगी। थोड़ा-सा बेडरूम के बारे में भी बताएँ। तो बेडरूम के लिए मैं आपको ये कहूँगा कि सबसे अच्छी डायरेक्शन मानी जाती है वो साउथ, साउथ वेस्ट मानी जाती है। देखिए, इसमें भी क्या होता है कि आपका फेस यानी आपका सर जो है सोते समय साउथ की तरफ रहे तो बहुत अच्छा माना जाता है। ईस्ट की तरफ भी रह सकता है, तो आप ये 2 दीवारें कंज़्यूम कर सकते हैं। बेड के बिल्कुल सामने की तरफ शीशा नहीं होना चाहिए, ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। तिजोरी कहाँ रखनी चाहिए? देखिए, तिजोरी ऐसी डायरेक्शन में रखनी चाहिए, जहाँ पर कि आप ये मान के चलिए कि जब हम तिजोरी को खोलते हैं, तो खोलने के टाइम पे वो खुले या तो नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ। ओके, ठीक है? यानी कि आपके कमरे में अगर अलमारी है साउथ में, तो साउथ में उसको रखिए, ताकि जब वो खुली है तो उसका फेस कहाँ होगा? नॉर्थ की तरफ होगा। या फिर वेस्ट की तरफ अगर अलमारी है, तो वेस्ट में रखिए, ताकि उसका जो जो खोला जाए तो वो ईस्ट की तरफ खुलेगा। वैसे नॉर्थ ईस्ट भी अच्छी मानी जाती है, तो अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी अगर उसका मुँह खुलता है, तो वो भी बहुत अच्छा माना जाएगा। बाथरूम और टॉयलेट कौन-सी डायरेक्शन से होनी चाहिए? वॉशरूम भी देखिए, सबसे अच्छी जगह जो मानी जाती है, वो मानी जाती है या तो वेस्ट डायरेक्शन या फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। जब भी बाथरूम यूज़ किया जाता है, वो किस काम के लिए यूज़ किया जाता है? अपने शरीर की गंदगी निकालने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि आपका उससे जो नेगेटिव एनर्जी है या फिर नेगेटिविटी है, वो वहीं पर निकलती है। नालियों के थ्रू बह जाती है। ज़्यादातर क्या होता है, बाथरूम के पीछे शाफ्ट भी होती है, पर शाफ्ट इतनी क्लीन नहीं रह पाती। तो इसलिए ध्यान इस चीज़ का रखिए कि जब भी आप बाथरूम को यूज़ करते हैं, तो उसका दरवाज़ा बाहर निकलने के बाद भी बंद ही रखिए, उसको ओपन नहीं रखना चाहिए। हाँ, अगर आप ये समझते हैं कि उसके अंदर जो भड़ास सी होती है वो निकल जाए, तो उसके लिए
आपके पास वो होते हैं ना एग्जॉस्ट फैन होते हैं, आप वो चला सकते हैं। कुछ समय के बाद बंद कर दीजिए और ज़्यादा कोशिश कीजिए कि उसका दरवाज़ा हमेशा बंद ही रहे। पूजा घर कहाँ पे बने? बेस्ट डायरेक्शन मैंने क्या कहा, सन राइजेज़ फ्रॉम द ईस्ट सिर्फ़ जीएमपी के लिए, यानी कि यूके के लिए। हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट, हमारे लिए सबसे अच्छी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है। आप नॉर्थ की तरफ, अगर आपके पास नॉर्थ ईस्ट की दीवार नहीं है, नॉर्थ की दीवार है तो नॉर्थ की कर सकते हैं, ईस्ट की दीवार है तो ईस्ट की भी कर सकते हैं। तो ये 3 डायरेक्शंस सबसे बेस्ट मानी गई है। यानी कि आप मान लीजिए कि आपका मंदिर जो है वो नॉर्थ ईस्ट पे है, तो इसका मतलब पीठ मंदिर की नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, ताकि जब आप पूजा कर रहे हैं, तो आपका चेहरा नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाए। सेम वाइज़ अगर ईस्ट की दीवार है आपके पास, तो आप उसकी मंदिर की पीठ जो है वो ईस्ट की तरफ रखें, ताकि आपका जो चेहरा है वो ईस्ट की तरफ, एंड सेम इज़ द केस विद नॉर्थ। चलिए आज आपने में ये काफ़ी चीज़ें बताई कि कौन-सी डायरेक्शंस किस चीज़ के लिए हैं, कहाँ हमारा बेडरूम होना चाहिए, कहाँ हमारा रसोई घर और कहाँ वॉशरूम। मेन-मेन चीज़ें हमने अपने व्यूअर्स को बताई। बहुत ही बेसिक चीज़ें इससे ज़ी हाँ, बेसिक चीज़ें कवर की हैं। तो मैं एक बारी नॉर्मल ऑडियंस को या आप कुछ स्पेशल टिप्स देना चाहें जो उनके लिए ईज़ी रहा हो और वो अपने घर पे कर सकें? देखिए, एक तो मैं इसमें ये कहूँगा कि ये कोशिश कीजिए कि आपका मंदिर जो वो बेडरूम में ना हो, ठीक है? बेडरूम में भी ना हो और किचन में भी ना हो, ओके। ठीक है? तो ये एक तो वास्तु टिप ये होगी। दूसरी चीज़, घर के अंदर कोशिश कीजिए कि आप कोई कूड़ा-कबाड़ ना रखें। हम बहुत बार क्या करते हैं, अच्छा ये पैकिंग बच गई है, इसको सँभाल लेते हैं, कभी काम आएगी। वो कभी काम आएगी क्या होता है, वो मिट्टी में घूमती रहती है, वो जाले लगते रहते हैं और चीज़ें खराब होती रहती हैं। इनफैक्ट वो नेगेटिव एनर्जी का एक घर बन जाती है, ठीक है? तो इसलिए कोई कूड़ा, कोई कबाड़ घर में मत रखिए, बंद घड़ियाँ मत रखिए। टूटा हुआ कोई शीशा है, तो उसे बिल्कुल घर में मत रखिए, उसे जल्दी-जल्दी डिस्पोज़ कीजिए। इसके अलावा घर में हमेशा पॉज़िटिव एनर्जी रखने के लिए आप ये मान के रखिए कि आपको हमेशा नेगेटिव एनर्जी को दूर रखना। तो एक छोटा-सा कोई भी काँच का बर्तन ले लीजिए, जैसे डोंगा-सा होता है, उसमें पानी भर के उसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल के आप हमेशा रखिए घर के अंदर, ताकि जितनी भी आपकी हवा के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी आती है, वो उसी के अंदर दब जाए। इसके अलावा आप गुरुवार के दिन पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं और साथ ही साथ में जो आपका मेन डोर है, मेन गेट है, जो एंट्रेंस है, वहाँ पर एक तोरण ज़रूर लगाइए। उससे भी बहुत अच्छा आपका जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी होती है, और सारा खेल तो एनर्जी का है। वास्तु का मतलब ही यही है कि आप जहाँ रहते हैं, वहाँ की एनर्जी कैसी है, वहाँ के एलिमेंट्स कैसे हैं। तो अगर आप एनर्जी को पॉजिटिव रखेंगे तो हर चीज़ अच्छी होगी। कोशिश कीजिए कि सुबह और शाम 2 बार दिन में हर कमरे में, हर कोने में एक कपूर ज़रूर जलाया जाए। और पता है, कपूर जलाने के भी अलग-अलग माध्यम होते हैं। एक तो होता है कि हम कपूर को जलाते हैं, ऊपर से आग लगा देते हैं, तो वो काला धुआँ निकलता है। जबकि आप कोशिश कीजिए कि आजकल ना इलेक्ट्रिक उसके कपूर बर्नर्स आते हैं। उसमें जब कपूर रखा जाता है तो उससे सफ़ेद धुआँ निकलता है। वो आपको ऑक्सीजन का भी प्रवाह देता है, वो ज़्यादा ऑक्सीजन आपको देता है। तो अगर आप वो कपूर बर्नर में उसको जलाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश कीजिए हर कोने में आप कपूर जलाइए, ताकि घर के अंदर जो एनर्जी है उसका प्रवाह अच्छे से अच्छा रहे। और कोशिश कीजिए घर को ज़्यादा कंजस्टेड मत कीजिए। जितना हो सके सामान भी, हर चीज़ आपके सुख-सुविधा अनुसार होनी चाहिए, पर इत इस हिसाब से हो ताकि आपको घर में चलने की स्पेस भी मिले। क्योंकि अगर आप ही के लिए चलने की स्पेस नहीं, तो फिर एनर्जी की चलने की स्पेस कहाँ से आएगी? बिल्कुल। चलिए आज का पॉडकास्ट यहीं तक। बहुत अच्छी जानकारी मिली हमें आज वास्तु के बारे में। बिल्कुल सिंपल सी भाषा में सर ने हमें समझाया। आपको कैसे लगी ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आपके कुछ सुझाव हो तो वो भी हमें दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट में।